मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा, बट बड़ा मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ वफाकी हुकूमत से कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कोरोना के दिनों में हमने इस्लामाबाद में इजलास तलब किया और कराची से तमाम खबरा थे उनको बुलाया कि जी आए बैठे कि हमले को बुलाया। कौम सोच रही है कोरोना है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन कप्तान कहते हैं नहीं नहीं, आइए इस्लामाबाद आइए, हम बात करेंगे। तो मैं पिछले दिनों मुशीर तिजारत ने भी ये बात की, इनके तर्जुमान भी कहते हैं, वजीर आजम भी कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को हम रिकॉर्ड सतह पर लेकर जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की 73-74 साल तारीख में जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी 26 अरब डॉलर, और वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 13 हुकूमत के दौरान, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर को टच के साथ हमारा और एक्सपोर्ट्स में जवाल आना शुरू हुआ, जो कि इनके दौर में भी बड़ा सब्सटेंस है। अब उस जवाल को थोड़ा सा ये बेहतर करते हैं तो कहते हैं जी हमने मुल्क की मईशत को ठीक कर दिया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को कि पाकिस्तान की मार्च के महीने 6 बिलियन डॉलर्स थी एक महीने की, बड़ा फिगर है। मैं बैसिर पाकिस्तानी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपने उन एक्सपोर्टर्स को, लेकिन जो फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन डॉलर थी, इंपोर्ट्स कितनी थी? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्च में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 5.2 अरब डॉलर थी, यानी कि डबल। ये कहते हैं ना हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर रहे हैं। तो ये वो चीज आपको बताते हैं जो इनके फेवर में होती है, और वो फेवर में क्या है कि हाँ भाई 2.6 अरब डॉलर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया। वो ये नहीं बता रहे कि मार्च के महीने में पाकिस्तान ने 5.2 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है। ये मैं आपके पास ये पूरा एक इंडेक्स लेकर आया हूं, फिगर्स लेकर आया हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 5.2 अरब डॉलर की इंपोर्ट 2021 मार्च में है। एक साल पहले मार्च 2020 में ये इंपोर्ट थी 3.3 अरब डॉलर, यानी कि ठीक एक साल पहले, तब भी इनकी हुकूमत थी, 3.3 अरब डॉलर थे, और आज एक साल बाद वो 5.2 बिलियन डॉलर पे है। 98% 58% पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में पिछले एक साल में इन्होंने इजाफा किया। कोई को हाईलाइट नहीं करता, कोई वजीर आजम को बताता नहीं है कि वजीर आजम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए आपको अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये कैसी मंतक है इस हुकूमत की कि इंपोर्ट्स को डबल कर दिया गया है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, और एक साल का अगर आप मवाजना करते हैं तो 58%, 58% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदादोशुमार कह रहे हैं। पाकिस्तान जो कि एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, वो आज गंदुम इंपोर्ट कर रहा है, चीनी इंपोर्ट कर रहा है, कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कपास हम
कहते हैं टेक्सटाइल हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, अभी भी सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारे एक्सपोर्ट्स का टेक्सटाइल है। उस टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है कपास, वो पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है। लम्हा फिक्रिया है ये पाकिस्तानी कौम के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 8 माह में 3.7 मिलियन बेल कॉटन की इंपोर्ट की है पाकिस्तान ने। 3.7 मिलियन बेल कॉटन की पाकिस्तान ने इंपोर्ट की है। और जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगले 3 माह में यानी कि 30 जून तक मजीद 3 मिलियन बेल कॉटन की पाकिस्तान इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये किया है पाकिस्तान की एग्रो इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। इसकी जिम्मेदारी तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या माजी की हुकूमतों के ऊपर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मैं तो मवाजना पिछले 2.5-3 साल का आपको दे रहा हूं कि इंपोर्ट्स पिछले 1 साल में 58% क्यों बढ़ी हैं। इसलिए बढ़ी हैं कि आपने कॉटन की पैदावार की ऐसी की तैसी कर दी। आपने अपने फार्मर को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, आपने अपने फार्मर के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान इस क्राइसिस से गुजर रहा है। 15 लाख लोग पाकिस्तान में कपास उगाते हैं और मार्केट एस्टिमेट्स बताते हैं कि 60% पाकिस्तान की जो जिनिंग मिल्स हैं, कॉटन जिनिंग मिल्स, वो सब बंद हो चुकी हैं। बिजली महंगी, गैस मौजूद नहीं है, कपास इंपोर्ट करनी पड़ रही है। कैसे? तो मैं कप्तान को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर फोकस ना करें, एक्सपोर्ट्स का ना बताएं, इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें। मैं इस हुकूमत ने कहा था ना, हमने सर्कुलर डेट का मामला हल कर दिया है। जब ये हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 1.1 खरब रुपए था, 1.1 ट्रिलियन रुपीस। वो पिछले साल 30 जून को 2.1 ट्रिलियन यानी कि 2.1 खरब हो गया। 1 खरब रुपए का सर्कुलर डेट में इन लोगों ने इजाफा किया अपनी 2 साल हुकूमत में। और पिछले 9 माह में 436 अरब रुपए का मजीद इजाफा इमरान खान साहब की हुकूमत ने सर्कुलर डेट में कर दिया। यानी कि अब इस वक्त जून तक जो एस्टिमेट है वो ये है कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 2.6 ट्रिलियन रुपीस पर होगा, 2.6 खरब रुपए। ये है कप्तान की काबीना की परफॉर्मेंस, कप्तान की टीम की परफॉर्मेंस। बिजली, वजीर खजाना का जो स्टेटमेंट है खुशाइंद है कि उन्होंने तायद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की, कि जो बिजली कीमतें बढ़ाने जा रहे थे ये गलत है, इसको रिविजिट होने की जरूरत है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी बात की। पाकिस्तान पार्टी के वजीर खजाना थे ना, तो कुछ अवाम का दर्द, कुछ एहसास उनको है। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहूंगा कि जून 2021 तक इनको मजीद 1.39 पैसे पर यूनिट बिजली के निर्खों में इजाफा करना है और फिर जुलाई के महीने में इनको 2 रुपए 21 पैसे इजाफा करना है। आप इमेजिन करें कि तकरीबन 3.25 रुपए ये जुलाई तक जब बिजली के पर यूनिट रेट में इजाफा करेंगे तो होगी। और वो है जो कि खान साहब ने वादा किया था कि मैं चीखें निकालूंगा, मैं रुलाऊंगा इन लोगों को। पाकिस्तान को रुला रहे हैं आप खान साहब, आप चीखें पाकिस्तान की आवाम की निकाल रहे हैं।
ये बिजली के नरखों में इस तरीके से इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। और फिर आप दोस्त कमिश्नर कराची से सवाल पूछेंगे कीमतों में इजाफा क्यों हो गया। बिजली, गैस, मट्टी का तेल, डीजल, इन तमाम चीजों में कीमतों में इजाफा करते रहेंगे तो हर चीज का नुकसान तो एक आम आदमी भुगतेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्टॉक की बात करते हैं, बल्कि मैं स्टॉक से पहले एक बात करूं फिर स्टॉक एक्सचेंज पे आऊंगा। पिछले 8 माह में यानी कि 1 जुलाई से लेके 28 फरवरी 2021 तक पाकिस्तान के कर्जों में 1.5 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। 1.5 बिलियन रुपीज। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 36.6 खरब रुपए पे खड़ा हुआ है। पिछले 2.25 साल में जब इन फरिश्तों की, इन कॉम्पिटेंट लोगों की हुकूमत है, तब्दीली सरकार की हुकूमत है, 12.4 खरब रुपए का कर्जों में इजाफा हुआ है पिछले 2.25 सालों में। जुलाई 2018 से लेके आज तक 12.4 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। 12.4 ट्रिलियन। यह है पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत जो कि खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को पिछले 2.25 सालों में दी है। और मैं क्लोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसलिए करना चाहूंगा कि जब इनकी स्टॉक एक्सचेंज इतनी बढ़ गई, जब हमारे दौर में बढ़ती थी और हम कहते थे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा काम करी, तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर थोड़ी है मईशत का। हम कहते थे गाड़ियों की सेल बढ़ गई, तो कहते हैं गाड़ियों की सेल से क्या होता है। हमने कहा जी मोटर बाइक की सेल बढ़ गई, कहते हैं क्या होता है। आज ये लोग बैठते हैं कहते हैं जी गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, इनके तर्जुमान आगे कहते हैं मोटर बाइक की सेल बढ़ गई है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई है। मैं आपके सामने एक छोटा सा फिगर पेश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स पिछले 4 उसमें 5% कमी आई है। 5% कमी आई है जनवरी से लेके आज की तारीख। इसमें कोई जरदारी साहब की हुकूमत नहीं है, कोई बिलावल साहब की हुकूमत नहीं है, कोई नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये इनकी हुकूमत है। इनके अपने दौर में जब ये कहते हैं मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, 5% आपकी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में कमी आई है। ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जो इन्वेस्टर है, जो सरमायादार है, he lacks the confidence in your government's ability. He does not have the confidence in your government's ability to improve the economy. The investor is convinced that there will be no economic stability in Pakistan. There will not be any political stability in Pakistan. ना मुआशी इस्तेहकाम होगा, ना सियासी इस्तेहकाम होगा इनकी हुकूमत। और ये नंबर्स बता रहे हैं। अब इनके जितने भी चैंपियन है वो आके अपने नंबर्स को पेश करेंगे। मैं आपको वो नंबर दे रहा हूं जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज की मैंने आपसे बात की, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आप चले जाइए, 1 जनवरी को क्या इंडेक्स था और कल क्या इंडेक्स था, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सारी बातें करने का मकसद पाकिस्तान के कप्तान को ये एहसास दिलाना है कि ऑल इज नॉट वेल। आपने 3.25 सालों में आपकी हुकूमत ने, उसकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज ने, आपकी नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम को एक बहुत बड़े भंवर में धकेल दिया है जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है।
बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए वकास से पहले लेके फिर वकास ने पहले कह दिया। मैं इसको आपको जवाब देता हूँ। ये महंगाई सिर्फ कराची शहर में है। वजीर आजम इस्लामाबाद गए थे ना, इस्लामाबाद तो डायरेक्टली मातहत है वजीर आजम पाकिस्तान के, तो वहाँ तो मुराद अली शाह की हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, वहाँ हमारा कमिश्नर नहीं है। वहाँ क्या कीमतें मुख्तलिफ हैं? क्या वहाँ मुर्गी 200 रुपये किलो मिल रही है, टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहा है, चीनी 55 रुपये किलो मिल रही है, आटा 30 रुपये किलो मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी है कि अगर आप बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे, डीजल की कीमतों में इजाफा करेंगे, जो चीज पाकिस्तान को इंपोर्ट किया जाएगा वो बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो जो आपका दुकानदार है वो क्या नुकसान में बेचेगा? वो कैसे नुकसान में बेच सकता है? तो आपका जो सवाल है, अगर सिर्फ ये कराची शहर में होती तो शायद मैं आपकी बात से इत्तेफाक, लेकिन ये कीमतें सारे पाकिस्तान में है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो ये टेक्निकल टर्म है इनपुट आउटपुट, जब इनपुट महंगी होगी तो आउटपुट भी महंगी होगी। ये सैनिटाइजर है, अगर इस सैनिटाइजर को जो कंपनी है वो प्रोड्यूस 100 रुपए की कर रही है, और प्रोड्यूस इसलिए 100 रुपए की कर रही है कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, मिट्टी का तेल महंगा है, इसका रॉ मटेरियल महंगा है, तो आप कैसे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 रुपए की चीज को वो 90 रुपए का बेचेगा? ये बुनियादी लॉजिक है। अब हम इनपुट्स को कम कर दिए, मामला ठीक हो जाएंगे। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो पहला काम आसिफ अली जरदारी साहब ने लोग की तनख्वाहों को बढ़ा के, सरकारी मुलाजिमीन की 100% तनख्वाहों को बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? कि लोग महंगाई, आपने प्रो फार्मर पॉलिसी बनाई, फार्मर्स को सब्सिडी दी, हमारा मजाक उड़ाते थे ये लोग। आपने फार्मर को सब्सिडी दी कि पाकिस्तान जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में गंदम को, वीट को इंपोर्ट कर रहा था, हमने एक्सपोर्ट वाफिर मिकदार में आज वही काश्तकार कपास पैदा नहीं कर रहा, गंदम पैदा नहीं कर रहा, चीनी पैदा नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं खान साहब को अपनी परफॉर्मेंस को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ऑब्जेक्टिव कहेंगे अगर एहसास सही हुआ उनके जहन में, दिल में, दिमाग में, तो मेरे ख्याल में वो मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे। जी साहब, आपकी आज वजीर खजाना की हालत जो है वो पतली, उर्दू में कहा जाए पतली है, और करप्शन बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4 साल में मुल्क का अलाफिस हो जाएगा। मुल्क का वजीर खजाना ये सी बातें कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि IMF से जो मुआहदा था वो इनके हैं। ये खुद कहते थे हमने मईशत को ठीक कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती थी। आज इनका अपना वजीर खजाना ये बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो तायीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की
कि इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत की ऐसी की तैसी कर दी है। ये वो लोग जो कि ट्रांसपेरेंसी थे, एंटी करप्शन की बात करते थे। हम तो कहते हैं कि इस दौर में पिछले 3 सालों में करप्शन बढ़ी है, लेकिन अब इनका अपना वजीर खजाना कह रहा है। तो लम्हा फिक्रिया है इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से। और मैं इसलिए खान साहब को कहना चाहूँगा कि खान साहब अपने लक़ब ऐलान खान को तर्क कीजिए, आप ऐलानात से बाहर निकलिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बार बार आप क्रिएट करते हैं, जिसके से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, उससे बाहर निकलिए। इस मुल्क के सियासी मामलात अगर स्टेबलाइज होंगे, पाकिस्तान की मईशत स्टेबलाइज होगी। अगर मुल्क के काश्तकार को पता होगा कि उसको उसके मेहनत का सिला मिलेगा, सनतकार को पता होगा, सरमायादार को पता होगा कि इनके एजेंट्स इनके एटीएम इनको तंग नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको जो अपनी टीम है उससे पूछना पड़ेगा कि तुम लोगों की वजह से ये जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है डेली बेसिस पे, जो आपने देखा NA-249 में अभी इनके साथ हुआ, डस्का में इनके साथ हुआ, मलीर में इनके साथ हुआ, नौशेरा में इनके साथ हुआ, ये अवाम अपना गुस्सा निकाल रही है। अवाम बता रही है कि खान साहब आपने जो वादे किए थे, ऐलानात किए थे, वो वफा नहीं किए, वो पूरे नहीं किए, और वो डिसअपॉइंटेड हैं, और वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को अब अपने वोट के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे, ये करके फिर आपके साथ असद उमर साहब का जो हालिया बयान आया है कि वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अगर दबाव डाला गया तो किसी भी वक्त असेंबलियां तोड़ देंगे। पहले ये काम जनरल और डिक्टेटर किया करते थे। ये वज़ीर-ए-आज़म को कौन तंग कर रहा है जो ये ऐसी धमकियां दे रहा है? एम्पायर तो उसके साथ है। अब ये पूछना चाहिए कि असद उमर साहब तो तंग नहीं कर रहे उनको। मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे वज़रा आते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं। वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी भी अब हैं, हर चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं माशाल्लाह। वज़ीर करुणा भी है, वज़ीर तो ये सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म को, लेकिन मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म असेंबली नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ने असेंबली तोड़ दी तो ये जो लोग हैं, ये जो सेलेक्ट होके असेंबलियों में पहुंच गए थे, ये फिर थोड़ी पहुंच पाएंगे। ये गलतियां बार बार नहीं होती, ये सिलेक्शन बार बार नहीं होता। तो मेरे ख्याल में लोग गलती से सीखते हैं। पाकिस्तान की कौम सीख चुकी है कि कुछ लोग ऐलानात में बिलीव करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने पर बिलीव करते हैं, काम शाम को कुछ नहीं करते। जी साहब ये बताएं कि बहरिया कानून के मामले पर सिंध हुकूमत क्यों खामोश है? एक नोटिस तक वो महसूस दे गई है। मलिर जो कदीमी अध्यक्ष हैं वो पीपल्स पार्टी को इसमें वोट दिया, अब उनके घर खाली करा रही है। कल चेयरमैन ने भी कहा कि अभी वज़ीर आला ने रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही, क्या मामला है? थोड़ी आवाम से मलिर एन ब्लॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट जीता है। सारी सूबाई असेंबली की सीटें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। वो हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उनकी हक तलफी करेंगे? बहुत सारे लोग चीज़ों को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और हुकूमत का काम होता है कि वो हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करे। तो जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक के साथ शेयर की जाएगी। आप कहते हैं हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत के सरबराह हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मेरे भाई। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, पब्लिकली कह दिया, तो उसके बाद आप मुझे बताइए मेरे बयान की क्या फौकियत है जब मेरा पार्टी का चेयरमैन ये बात करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं सेंसेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को इन अकॉर्डेंस विद लॉ हक़ाइक़ पर मबनी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, और जो हक़ाइक़ होंगे उसके ऊपर मबनी फैसला इंशाल्लाह किया जाएगा। अकरम बलोच करने पर आप बलूचिस्तान की बारे में बात नहीं कर रहे हैं? अच्छा ओके। क्या सवाल पूछते हैं?
बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। ये बात दुरुस्त है कि एनसीओसी ने फैसला किया था, लेकिन हमें बताया गया कि सदर मुमलिकत ने भी एक फैसला किया। अब यही वो तजाद है पाकिस्तान में इस वक्त कि एनसीओसी फैसले करती है, सदर मुमलिकत कुछ और फैसला कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनकी इतनी कोऑर्डिनेशन का इतना फुकदान है कि अपने सदर मुमलिकत को ये लोग नहीं बताते कि हमने फैसला क्या किया है। और सदर मुमलिकत को भी सोचना चाहिए कि उमूर मुमलिकत सदर को नहीं चलाने हैं, ये हुकूमत को चलाने हैं, वजीर आजम को, उसकी काबीना को चलाने हैं, उसके वुज़रा को चलानी है। तो थोड़ा सा सदर मुमलिकत को भी सोचना चाहिए। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कह रहा हूं, मेरी भी सदर है वो, लेकिन जो जिसका काम है उसको वो काम करना चाहिए। एनसीओसी ने जो फैसला किया उसके बिल्कुल 360 डिग्रीज ऑपोजिट बात कर दी सदर मुमलिकत ने, ऐलान कर दिया सदर मुमलिकत ने। तो फिर ये कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, और कंफ्यूजन भी होता है। सिंध हुकूमत ने, हमारे वजीर बराए मजहबी उमूर ने उलमा कराम से मशावरत की और इस बात पर जोर दिया है कि जो आपके दीनी फ़राइज़ हैं उसको आप सरअंजाम दें, लेकिन लिमिटेड तरीके से और SOPs को फॉलो करते हुए। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें बड़ा आपको बारीक बीनी से काम लेना होता है। कोशिश कल रात तक सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से की है और उनके साथ इंगेज किया है। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है, बट ये जो बुनियादी आपने तजाद सिंध गवर्नमेंट की वजह से नहीं, मेरे ख्याल में जो वफाकी हुकूमत के लोग हैं उनकी वजह से आया है, सदर मुमलिकत की जानिब से आया है। अगले 2 साल में बल्दिया का पानी का मसला हल हो जाएगा, इस हवाले से कोई आपके कुछ प्लान है सिंध गवर्नमेंट के? इससे रिलेटेड सवाल ये है कि इस वक्त जो अरकान कौमी असेंबली कराची से मुंतकिल हुए हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत पूरे कराची के अंदर खुदाई शुरू कर दी है और PWD के काम के साथ मिलकर वो खुदाई कर रहे हैं, लेकिन ना ही वाटर बोर्ड को एतमाद में लिया जा रहा है, ना कि इलेक्ट्रिक को एतमाद में लिया जा रहा है, ना PTCL को एतमाद में लिया जा रहा है। उठाकर वो रोड कूदना शुरू कर देते हैं, लाइनें टूट जाती हैं, जिसके बाद लोगों को बेतहाशा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप इस मामले पे क्या? देखिए, आपने अपने सवाल में बता दिया कि ये लोग कितने नालायक हैं। ये लोग सिर्फ अपनी थोड़ी सी शोहरत के लिए किसी चीज को नहीं देखते, किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। सड़क खोद दी, लाइन डालनी शुरू कर दी, जो एलाइड फैसिलिटीज उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब अगर हम इनको रोकते हैं तो फिर ये कहेंगे देखो जी पीपल्स पार्टी PTI को रोक रही। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या SDG का हक सिर्फ PTI के MNAs को है? जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले, उनका हक नहीं है? सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है? सिर्फ PTI का है? आपको पता है, आप उस एरिया में रहते हैं कि ग्रीन लाइन का जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, किस तरीके से उन्होंने नालों को, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन थी, उसको तबाह किया, चोक कर दिया, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक एरिया, उसका बड़ा नुकसान हुआ। गलती लोग कभी नहीं मानेंगे। ये बात मेरे नोटिस में आई है, बल्कि जिस हल्का इंतखाब से मैंने इलेक्शन लड़ा था वहां पे भी उन्होंने यही सड़क खोद दी, लाइन डाल दी। मैं समझता हूं कि इनको करने की जरूरत है। अगर ये आवाम की भला का काम करना चाहते हैं, ये सेवरेज लाइन डालने के साथ इंगेज करें। आए दिन MD वाटर बोर्ड से मिलते तो तस्वीर आपके साथ भी शेयर करते हैं। वो उनका बैठा होता है बंदा, वो पीछे से वीडियो भी बनाता है जिसमें वो कहते हैं हाँ, फोटो के तो चैंपियन है ना ये लोग। तो ये वहां पे ये बात क्यों नहीं करते? मतलब ये कहते हैं ना कि सिंध हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती। MD वाटर बोर्ड तो इनसे मिल रहा है। अच्छा, कराची इलेक्ट्रिक में तो वफाकी हुकूमत की शेयर होल्डिंग है, उनके साथ क्यों कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं? सुई सदर्न गैस कंपनी तो वफाकी हुकूमत की कंपनी है, उसके साथ क्यों कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं? ये लोग कोऑर्डिनेशन करने पर बिलीव नहीं करते, बिकॉज जिंदगी में कभी उन्होंने काम नहीं किया। लम्हा फिक्रिया है ये मेरे कराची के रहने वालों के लिए। जो आपने बल्दिया टाउन के हवाले से बात की,
जो मसाइल हैं उनका तदारुक पीपल्स पार्टी करती आ रही है। आप आज भी उस हल्के से गुजरेंगे तो हल्के के बीच में एक नई सड़क बनी, वो आज से 5 माह पहले फैसल वाडा साहब ने या आफरीदी साहब ने नहीं बनाई थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP लियाकत अस्कानी साहब ने बनवाई थी। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट थे रजू करके उस रोड को बनवाया था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से NA 249 की अवाम ने ऐलानात पर वोट नहीं दिया, क्योंकि ऐलान मेरे भाई फैसल वाडा ने किए थे मैं आपके सारे मसले कर दूंगा, लेकिन काम उन्होंने नहीं किया। तो बल्दिया टाउन की अवाम ने उस काम को देखकर वोट दिया और इंशाअल्लाह उनके इस मान की लाज रखेंगे। उनके मसाइल को हल करने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा वो किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। मैंने कल भी मंशियात के हवाले से इशू रेज किया। मैं समझता हूँ कराची के अंदर ये मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है और मैंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जोर दिया है कि उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इस हवाले से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद आप देखेंगे कि इस हवाले से और मज़ीद मुतहरिक अंदाज से काम किया जाएगा। जो आपने बात की कि कुछ ऐसे जराइम पेशा नासिर सरगर्म हो रहे हैं, उनके हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट इन टच रहती है। और मैं समझता हूँ ऑफ लेट पिछले कुछ रोज़ में स्ट्रीट क्राइम कराची शहर में बढ़ा है। मैंने कल भी IG साहब से इस हवाले से बात की, तो इंशाल्लाह इस मामले को सिंध गवर्नमेंट देखेगी और जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट कर सकती है वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के दिनों में मास्क मैं बार बार जोर देता हूँ कि मास्क पहने। मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को नशर करें। भाई मास्क पहनने तो प्रॉपरली पहनो। ये जो इस तरह लोग मास्क पहनते हैं ना, दाढ़ी को पहना, ये खुदा का वास्ता है ना पहनो। फिर मैं देखे लोग ऐसे पहनते हैं, खुदा का वास्ता इस तरह पहनो। कुछ लोग जो हैं जब मुझे मास्क कहेंगे तो जेब में, तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि मास्क को पहने, जरूर पहने और सही तरीके से पहने। मुझे अंदाजा है मास्क पहनना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जब आप डिफिकल्टी ले ही रहे हैं तो डिफिकल्टी सिर्फ अपनी ठोरी के लिए ना करें ना, नाक और मुंह के लिए कर लें, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर हो पाएगा। फ्रॉम डे वन, जब से कोरोना की ये हमारी जिद्दोजहद स्टार्ट हुई है उससे ये चीज़ स्टार्ट होगी। आज भी एक मीटिंग जिसमें वज़ीर आज़म ने इस बात को डॉक्टर्स के सामने वाज़ेह किया। थैंक यू।